ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 401, एक सच्चे अराजकता भक्षक में विकास। एक आत्मा के शरीर से जो ध्वनि निकली वह उसकी छाती में किसी वस्तु की हिंसक धड़कन थी, और गोलाकार शॉकवेव उस अंधेरे प्रकाश से दूर तक फैली हुई थी जो वर्तमान में उसके सीने में मौजूद था, जो स्मारक के अलावा और कुछ नहीं था। एक बार जब आत्मा शरीर में छाती धड़कने लगी तो तुरंत ज़ेरा की छाती के केंद्र से स्याही जैसे काले टैटू फैलने लगे। हर पंप के कारण यह उसके शरीर के चारों ओर और भी दूर तक फैल गया। 10 मिनट से भी कम समय में उसका पूरा शरीर ऐसे स्याही जैसे काले टैटू से ढक गया जो उसके लंबे सफ़ेद बालों तक भी पहुंच गया, जिससे वह प्रकाश और अंधेरे के दूत की तरह लग रहा था। और तुरंत अंधेरे रन भी अंधेरे प्रकाश के साथ रुकने लगे। हर स्पंदन के साथ खंडहर व्यवस्थित रूप से खुद को फिर से व्यवस्थित करते गए, और जैसे जैसे समय बीतता गया कोई भी उस छवि को देख सकता था जो वे सभी बना रहे थे, पत्थर के स्मारक पर खींची गई विशालकाय प्राणी की सटीक छवि। पहले तो यह चित्र बहुत धुंधला था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये और अधिक स्पष्ट होता गया, और कुछ समय बाद एक बैठे हुए विशालकाय व्यक्ति की छवि, जिसके शरीर के चारों ओर पूरी दुनिया थी, ने ज़ेरास को पूरी तरह से बदल दिया। राख से महिमा तक, एक आत्मा जो सभी से परे है, ज़ेरा के शरीर पर बने प्राणी ने अचानक कहा और उसकी गोद में रखे हाथ की मुहर को बदल दिया, और तुरंत उसके चारों ओर के सभी तारे अचानक उसके चारों ओर घूमने लगे, इस तरह से कि वे कभी एक दूसरे से टकराए नहीं, और प्रत्येक तारे रोशनी के भीतर ज़ेरा की आकृति को रोशन करने वाले सितारों की तरह चमक उठे। यह ऐसा था जैसे सभी ग्रह एक ही सूर्य के चारों ओर घूम रहे हों, लेकिन सूर्य द्वारा उन्हें प्रकाश की किरणें भेजने के बजाय उन्होंने सूर्य को ही प्रकाश की किरणें भेजी, जिससे वह अपने प्रकाश में चमक उठा। 15 दिन बाद अतीत में भारी ज्वार भाटे से गुजरने वाले दुष्ट समुद्र की सतह अब बिल्कुल शांत थी, जिसमें एक भी लहर नहीं थी। यह एक भयावह शांति थी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि वे देखते हैं कि काले सागर की सतह पर एक भी लहर नहीं है। अगर कोई गोता लगाए तो वह सभी अथाह जीवों को एक ही गति में रुकते हुए और पूरी तरह से स्थिर रहते हुए देखेगा। बड़े अथाह जीव और छोटे जीव सभी मिश्रित होकर एक अजीब तरह से व्यवस्थित आकार बनाते हैं, और कोई उन्हें इसी आकार में घुमावदार देख सकता है। उनकी आंखें समुद्र की गहराई में देख रही हैं। यहाँ विनाशकारी अंधेरे ऊर्जा की एक लहर काली खाई के भीतर से आगे बढ़ रही है, विनाशकारी ऊर्जा का अनुसरण करते हुए जो लगातार आगे बढ़ रही थी। इसका स्रोत कोई और नहीं बल्कि एक शरीर था जो स्याही जैसे काले पानी के विशाल विस्तार में धीरे धीरे तैर रहा था। यह आकृति एक युवा व्यक्ति की थी, जिसकी दोनों आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण भाव था, जैसे कि वह गहरी नींद में हो। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा चौंका सकती थी वह थी उसके शरीर से निकलने वाली अजीब सी काली ऊर्जा, जो उसके आसपास के क्षेत्र को अंधेरे के अविश्वसनीय स्तर तक पहुंचा रही थी। और यह अंधेरा जो प्रकाश को भी निगलने में सक्षम लग रहा था, वह किसी और से नहीं बल्कि अंतरिक्ष के शून्य में तैर रहे उस मासूम युवक से निकल रहा था। उसके सिर के ऊपर कोई तैरता हुआ डार्क क्रिस्टल देख सकता था, और अगले ही सेकंड में एक बार फिर से छोटी शैतानी आकृति दिखाई दी। बुरा नहीं, बुरा नहीं, इतनी मात्रा में आत्मा ऊर्जा, ये वास्तव में एक अराजकता भक्षक शावक के लिए बहुत खराब नहीं है। शैतानी आकृति ज़ेरा की छाती को देखने से पहले सोचती रही, जहां क्रिस्टल देखा जा सकता था। अरे वहां से निकल जाओ, तुमने अपना काम पहले ही कर दिया है। अपनी चेतना को उसके शरीर में डालने की कोशिश करने का क्या मतलब है? शैतानी आकृति ने अचानक चिढ़कर पूछा, और तुरंत ही ज़ेरा की छाती से प्राणी की आकृति प्रकट हुई। 10,000 वर्षों के बाद मैंने अपना काम वैसे ही किया है जैसा कि भाग्य ने तय किया था। अब मैं अराजक लोगों के आलिंगन में वापस जाऊंगा, भिक्षु ने कहा, और ज़ेरा के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान उभर आई। मूर्ख, तुम नरक में जा रहे हो, उसने मजाक किया और प्राणी को धीरे धीरे तितर बितर होते देखा। चाहे तुम कितनी भी बार पुनर्जन्म लेने की कोशिश करो, चाहे तुम किसी के माध्यम से पुनर्जन्म लेने की कोशिश करो, तुम्हारी योजनाएं कभी सफल नहीं होंगी, प्राणी ने कहा, और फिर वह पूरी तरह से गायब हो गया, और क्रिस्टल पर केवल ज़ेरा बैठे रह गए। मैंने अब तक लाखों बार पुनर्जन्म लेने की कोशिश की है, लेकिन मैं हमेशा असफल रहा हूं, हर बार पिछली बार से ज्यादा विनाशकारी। ज़ेरास ने अचानक दूर की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखों में हजारों भावनाएं चमक रही थीं, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर एक गहरी काली मुस्कान उभर आई, क्योंकि उसने अपना ध्यान ज़ेरास की ओर मोड़ दिया। लेकिन तुम, मुझे लगता है कि तुम ही हो, शैतानी आकृति ने युगों को देखते हुए कहा। आंखें चमक रही थीं, मानो उसने बेहतरीन सोना देखा हो। वे लानत मलामत वाले प्राचीन लोग, उन्होंने कभी भी तुम्हारे जैसे अस्तित्व की उम्मीद नहीं की होगी ज़ेरास। तुम कभी भी उनकी योजना में नहीं होते। शैतानी आकृति ने दुष्टता से हंसी उड़ाई और तुरंत ही क्रिस्टल में वापस गोता लगाया, इससे पहले कि वह तुरंत ज़ेरा के माथे में समा जाए।
तुरंत ही अंधेरे प्रकाश का एक स्तंभ स्याही जैसे काले दुष्ट समुद्र को चीरता हुआ तुरंत बादलों की ओर बढ़ा और तुरंत ही उसने उसे चीर दिया और बादलों से बाहर निकल गया, मानव ग्रह की गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा के माध्यम से लहरें मारता हुआ। लेकिन फिर भी ये वहां नहीं रुका, क्योंकि यह अंतहीन और भयानक गति से ऊपर की ओर बढ़ता रहा। निचले क्षेत्र, ऊपरी क्षेत्र। प्रकाश की किरण हजारों हजारों आकाशगंगाओं को भेदती हुई ऊपरी क्षेत्रों के पिता स्तर तक पहुंची, इससे पहले कि वह धीरे धीरे बिखर जाए। प्रकाश की किरण लगभग तात्कालिक थी, गायब हो जाती थी और एक झिलमिलाहट की तरह दिखाई देती थी। फिर भी हजारों सालों से ज्यादा समय से सो रही जातियां, आकाश और धरती पर छाए हुए शक्तिशाली व्यक्ति, अंतरिक्ष समय की खाई में घूमते हुए दिग्गज, हर किसी ने तुरंत दूर की आकाशगंगा पर नजरें गड़ा दीं। यह उनसे अनगिनत युगों दूर थी, लेकिन वे सभी अभी भी उस आभा को महसूस कर सकते थे। यह उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गया है। आखिरकार वह पैदा हो गया है। इरुमा नासगारा, अध्याय 402, एक सच्चे अराजकता भक्षक में विकास 2। अराजकता के लिए बना एक शरीर, एक मन जो सभी को देखता है। ज़ेरा के माथे पर लगे क्रिस्टल से गर्जना निकली और तुरंत उसका विकास शुरू हो गया। अराजक स्मारक के परीक्षण के कारण ज़ेरास का शरीर पहले ही नष्ट हो चुका है। उसे अपने स्वाद के अनुसार ढालना पूरी तरह से इरुमा, शैतानी ज़ेरास पर निर्भर है। और इरुमा ने उसके सामने शरीर को ढालने का फैसला किया था, ठीक वैसे ही जैसे वह पहले भी था। अराजकता भक्षक की सबसे बेहतरीन शारीरिक रचना में से एक। ज़ेरा के पूरे शरीर पर तुरंत हड्डियां दिखाई देने लगीं। उसकी रीढ़ की हड्डियों से शुरू होकर एक बढ़ती हुई जड़ की तरह वे उसके पूरे शरीर पर तेजी से फैलती गईं और हड्डियों वाले हाथ और पैर और पसलियां और खोपड़ी बनाती गईं। और यही बात उन रूनों के लिए भी कही जा सकती है जो रीढ़ से फैलकर हड्डियों से उलझ गईं। 1 घंटे से भी कम समय में एक हड्डीदार आकृति पहले से ही देखी जा सकती थी। उसका शरीर अथाह अंधेरे से बना था जो अव्यवस्थित रूनों से भरा हुआ था। फिर इरुमा ने हड्डियों के आकार को जबरदस्ती बदलना शुरू कर दिया। सबसे पहले ज़ेरा के हाथों की ओर बढ़ते हुए उसने जबरदस्ती ज़ेरा की कांख से एक और जोड़ी भुजाएं निकाली और उसकी 2 सामान्य हड्डीदार भुजाओं के समान आकार की हो गईं। फिर इसने ज़ेरा के पैरों को बदलना शुरू कर दिया, जिससे वह भेड़िए की तरह लंबी हो गई। उसका शरीर पूरी तरह से बदलकर कुछ बड़ा हो गया, कुछ और अधिक राक्षसी। ऐसा करने के बाद वह ज़ेरा के हड्डीदार हाथों की ओर बढ़ा और उसे भी बदलना शुरू कर दिया। चारों हाथों को जबरदस्ती मोड़कर राक्षसी पंजे बना दिए। उनके शरीर से अव्यवस्थित रूनों की रिसने लगी जो सर्वनाशकारी विनाश लाने के लिए पर्याप्त थी। पंजे और पैर बनने के बाद इरुमा ने अगला काम ज़ेरा की रीढ़ और ज़ेरा की रीढ़ के ठीक नीचे उसकी दुम की रीढ़ को काटना था। ये पूंछ की तरह बाहर की ओर बढ़ने लगा, सिवाय इसके कि उसकी पूंछ से शैतानी कांटे बाहर की ओर लहरा रहे थे। और 3 मीटर की लंबाई तक पहुंचने के बाद ये लंबा होना बंद हो गया, इसके बजाय एक ब्लेड के सिरे की तरह लंबा हो गया। आसमान के गुंबद को चीरने के लिए 4 हाथ, पूरे अस्तित्व को भेदने के लिए एक पूंछ और धूल में भी प्रकाश छोड़ने वाले पैरों की एक जोड़ी। यह एक अराजकता भक्षक की असली मानसिकता है। अच्छा, इरुमा ने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा और तुरंत मांसपेशियां हड्डियों पर चढ़ने लगी। उनमें से प्रत्येक पर ज़ेरा की आत्मा पर अंकित अजीब प्राणी के समान अंधेरे रन अंकित थे। और एक बार जब मांसपेशी ज़ेरा के शरीर पर पूरी तरह से चढ़ गई, इरुमा एक बार फिर काम पर लग गई। ज़ेरा के चेहरे की ओर बढ़ते हुए इस बार उसकी आंखों में एक केंद्रित नज़र दिखाई दी और उसने चेहरे को उकेरना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद इरुमा ने आखिरकार चेहरे को अपनी पूर्णता के साथ उकेरा और वह बस कुछ सेकंड के लिए चेहरे को चकित होकर देखता रहा। फिर जल्दी से अपना सिर हिलाया और ज़ेरास को देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। शायद मैं थोड़ा आगे निकल गया हूँ, उसने जोर से सोचा, लेकिन मुस्कुराहट और भी बढ़ गई क्योंकि उसने उस चेहरे को देखा जिसे पूर्णता के करीब एक प्राणी ने उकेरा था और इसने ज़ेरा के जबड़े के आकार को बदलना शुरू कर दिया। इसे अपने कानों तक चौड़ा करने के लिए मोड़ दिया और ज़ेरा के जबड़े को भी औसत मानदंड से परे चौड़ा करने और उसके कानों तक पहुंचने में सक्षम बना दिया। दिन में वह सबसे सुंदर प्राणी है जिसे आपने कभी देखा है, लेकिन रात में वह सभी राक्षसों में सबसे भयानक है। कभी भी किताब को उसके कवर से नहीं आंकने की सच्ची परिभाषा उसने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सुनाया। आखिरकार इरुमा ने सोचा और उसने खान को देखा और तुरंत कठोर लाल तराजू ने उजागर मांसपेशियों को ढकना शुरू कर दिया। तराजू के माध्यम से कोई भी मोटी लाल और काली नसों को देख सकता था जो सांप की तरह मुड़ी और मुड़ी हुई थीं। ज़ेरा के शरीर के चारों ओर तराजू ने उसके पूरे शरीर को ढक दिया, आखिरकार उसके अलौकिक शरीर को एक वास्तविक आकार दिया और उसके चेहरे को छोड़कर उसकी पूरी राक्षसीता को प्रकट किया, जो पूरी तरह से अछूता रहा, लेकिन इसके बजाय ठंडा सफ़ेद हो गया। मेरी सबसे उत्तम रचना, इरुमा ने सबसे खूबसूरत शैतानी मुस्कान के साथ कहा जो उसने अब तक कई वर्षों में दी थी। अब उसके जीन के लिए, इरुमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ज़ेरा के माथे से 2 खून की बूंदें निकली। उनका स्रोत कोई और नहीं बल्कि काला क्रिस्टल था। मुझे कौन सा फेंकना चाहिए और कौन सा रखना चाहिए, इरुमा ने सोचा, क्योंकि उसने उसके सिर पर तैर रहे दोनों खून को देखा।
मैं इसे फेंक नहीं सकता, इरुमा ने खून की सुनहरी बूंद की ओर इशारा करते हुए कहा और तुरंत ही वह ज़ेरा की छाती में घुस गई और तेज़ी से उसके शरीर के सभी हिस्सों को ढकने के लिए फैल गई। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो वह सुनहरी खून को देखेगा जो आगे बढ़ने के साथ साथ और भी गहरा होता जाएगा और इसकी सतह पर फैलता जाएगा। इसमें मौजूद सभी सुनहरे अवशेष गायब हो जाएंगे और केवल कालापन रह जाएगा। लेकिन उसने नीले रंग की खून की बूंदों को देखते हुए सोचा, मैं इसे अपने पास रखूंगा। इरुमा ने हंसते हुए कहा और तुरंत उसने अपना मुंह खोला और खून की नीली बूंदों को एक संतुष्ट घूंट के साथ निगल लिया। खून पीने के बाद उसके हाथों पर एक नई रूनिक रेखा दिखाई दी जो इरुमा के शरीर पर मौजूद हजारों रूनिक रेखाओं में शामिल हो गई। मैंने तुम्हें तुम्हारे पिछले विकास के दौरान अपनी बाईं आंख दी थी, इसलिए मैं इसे वापस नहीं लूंगा, इरुमा ने सोचा और तुरंत उसकी बाईं आंख उसकी जेब से बाहर निकल आई और ज़ेरा की बाईं आंख की जेब में भर गई। इस बार मैं तुम्हें क्या उपहार दूं? उसने उसके शरीर को देखते हुए सोचा, इससे पहले कि वह तुरंत अपना मन बना ले। मैं तुम्हें अपना दिल दे दूं, इरुमा ने जोर से सोचा और फिर पुची। उसके पंजे हिंसक रूप से उसके शरीर को चीरते हुए बाहर निकले और उसने बहुत धीमी गति से पंप करते हुए एक गंदी दिखने वाली वस्तु को चीर दिया। पुची। तुरंत उसके पंजे ज़ेरा की छाती में धंस गए और उसने ज़बरदस्ती उसके नए बने दिल को फाड़ दिया और उसे ज़ेरा के दिल की स्थिति में डुबाने से पहले उसे दूर फेंक दिया। अब तुम्हें बस जागने और यह सब ठीक करने की ज़रूरत है, इरुमा ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा और तुरंत वह ज़ेरा के माथे में गायब हो गया। उसकी आवाज़ क्रिस्टल के भीतर से जोर से गूंज रही थी। इरुमा नासगरा क्रिएशन आर्ट, एक मूल शैतान का जन्म। 403 जागृति। हृदय की लयबद्ध धड़कन इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा दुष्ट समुद्र अपनी लय के अनुसार एक साथ धड़क रहा था, जिससे दुष्ट समुद्र के ऊपर एक अजीब घटना दिखाई दे रही थी जो लयबद्ध रूप से बाहर की ओर लहरें मार रही थी। ये पूरी तरह से अज्ञात है कि सांस कितनी देर तक चली थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये धीरे धीरे शांत और शांत होती गई जब तक कि सांस लेने की कोई आवाज़ नहीं रह गई। और अंत में वह शैतानी शरीर जो अज्ञात संख्या में वर्षों से अपनी स्थिति में था थोड़ा हिल गया। और उसके बाद जो हुआ वह यह था कि पूरा दुष्ट समुद्र कांपने लगा, मानो पूरी दुनिया उसके सिर के ऊपर से पलटने वाली हो। धीरे धीरे आकृति के पंजे थोड़े हिले और उसके बाद उसका पिछला पैर भी थोड़ा हिलने लगा। हर छोटी सी हरकत से एक हिंसक उथल पुथल हुई जिसने सभी अथाह जीवों को बलपूर्वक समुद्र से बाहर निकाल दिया और उनके विशाल शरीर को हवा में उछाल दिया। और तुरंत सब कुछ अचानक शांत हो गया, जैसे कि यह सब केवल एक मृग तृष्णा थी। जब अचानक अंधेरे की एक किरण दुष्ट समुद्र में चमक उठी जैसे कि एक सितारा अंदर पैदा हुआ था और तुरंत धमाका, एक अंधेरा प्रकाश दुष्ट समुद्र से तेजी से चमकता हुआ हवा में 500 मीटर की ऊंचाई पर ठीक से खड़ा हो गया। उसकी आकृति के चारों ओर का अंधेरा प्रकाश अंततः फैल गया जिससे राक्षसी की पूरी आकृति प्रकट हुई। 2 मीटर की एक शैतानी राक्षसी हवा में खड़ी थी। सुंदर लाल तराजू से ढकी उसकी 4 शैतानी भुजाएं धीरे धीरे उसके शरीर से अलग हो गईं। जैसे ही शैतानी आकृति ने अपनी चारों भुजाएं बगल की ओर फैलाईं, जबकि उसके पैरों के लंबे पंजे खाली शून्य पर लटक रहे थे। इसके पीछे एक लंबी 3 मीटर लंबी नुकीली पूंछ अंतरिक्ष में इधर उधर फड़फड़ा रही थी। उनकी मात्र फड़फड़ाहट अंतरिक्ष को चीरने के लिए पर्याप्त थी। उसके मुंह से एक बासी सफ़ेद हवा निकली जैसे कि एक खराब इंजन से निकलने वाला धुआं। जैसे कि आकृति ने अपने मुंह में मौजूद सारा धुआं बाहर निकाला और फिर अपनी आंखों को अपने आसपास की चीज़ों पर केंद्रित किया और अपने तराजू को देखने के लिए मुड़ी। मैं कौन हूँ? गले से निकली आवाज़ बहुत शक्तिशाली थी जो उसके आसपास की पूरी जगह में गूंज रही थी। उसकी याददाश्त बिल्कुल खाली थी और उसे एक भी चीज़ याद नहीं आ रही थी। लेकिन उसे ज़्यादा देर तक इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा जब अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं और वह हवा में स्थिर खड़ा रहा और फिर एक बार फिर अपनी आंखें खोली। इस बार खोई हुई नज़र पूरी तरह से गायब हो गई थी। तो मैंने आखिरकार अपनी ताकत वापस पा ली। मैंने आखिरकार अपनी पूरी ताकत वापस पा ली। ज़ेरास ने ज़ोर से सोचा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान दिखाई दी। हा, ज़ेरा के मुंह से बेकाबू हंसी फूट पड़ी क्योंकि उसका पूरा शरीर खुशी से कांप उठा और एक छोटी सी आंसू की बूंद उसकी बाईं आंख से नीचे गिर गई। 3 साल हो गए हैं। 3 सालों तक उसने अपनी सारी ताकत खो दी थी। 3 साल तक वह किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को खोने की भावना से दबा रहा था और आखिरकार उसने अपनी सारी ताकत वापस पा ली थी। उसने असंभव कर दिखाया था। और अगले 3 मिनट तक ज़ेरास बस हवा में खड़ा रहा और खाली आसमान को देखता रहा। ये शांति का एक पल था जिसके बारे में वह अच्छी तरह जानता था कि वह इसके लायक है और मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए खुद को पुरस्कृत करता था। अरे सिस्टम! ज़ेरास बाहर चला गया और तुरंत उसके चेहरे के सामने सुनहरा अधिसूचना पैनल दिखाई दिया। होस्ट के एक सच्चे अराजकता भक्षक में सफल विकास पर बधाई। बधाई हो, होस्ट ने एक नई कक्षा एबिसल ओमनी कैओटिक को जागृत किया है। मैं आखिरकार एक सच्चे अराजकता भक्षक में विकसित हो गया हूँ। ज़ेरास ने अपने नए शरीर को देखते हुए खुद से सोचा, अनजाने में अपनी चारों भुजाओं को अपने चेहरे पर खींच लिया।
वाकई अराजकता भक्षक, ज़ेरास ने इन पंजों को देखते हुए सोचा। उसे कोई संदेह नहीं था, ये पंजे उसके पिछले अस्तित्व को एक स्पर्श से आसानी से चीर सकते थे। और ऐसा लगता है कि मेरी भी एक पूंछ उगाई है। ज़ेरास ने मन ही मन सोचा, जैसे उसने अपनी पूंछ को अपनी आंखों के सामने लाया और अपने सामने मौजूद अथाह सृष्टि को सरसरी तौर पर देखा। मेरे दिल में कुछ गड़बड़ है। ज़ेरास ने खुद की ओर देखा और अपने हाथों को अपने दिल पर ले गया और उस वस्तु को महसूस किया जो 3 सेकंड के बाद केवल एक बार धड़कती थी। बधाई हो, होस्ट ने सफलतापूर्वक हॉट ऑफ कैश को जगाया है। होस्ट को अपनी नई क्षमताओं की जांच करने के लिए कौशल और क्षमता टैब की जांच करनी चाहिए। सिस्टम अधिसूचना पैनल उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया, लेकिन ज़ेरास ने अपना ध्यान अपने धड़कते हुए दिल से नहीं हटाया। ये दिल, यह मुझे मेरी बाईं आंख की तरह ही एहसास कराता है, जो कि अराजकता की आंखें हैं। यह मेरा न होने का एक भयानक एहसास है। ज़ेरास ने अपने दिमाग में सोचा, हालांकि उसके हाव भाव में कोई स्पष्ट बदलाव नहीं था। NOWELL-BE-IN.C ओम। और अपनी नज़र उससे हटाकर उसने अपनी 4 भुजाओं और अपने शरीर को देखा जो बिना किसी सहारे के हवा में तैर रहा था। अरे सिस्टम, ज़ेरास ने अचानक पुकारा जब उसने पानी में मौजूद सैकड़ों अथाह जीवों को देखा जो बिना हिले डुले उसे देख रहे थे। आमतौर पर अथाह जीव बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ पर हमला कर देते थे, लेकिन अब वे सभी उसे देख रहे थे, बिना हिले डुले, यहाँ तक कि उनमें से सबसे विशालकाय भी। क्या मैं भगवान बन गया हूँ? ज़ेरस ने अचानक वह सवाल पूछा जो उसके दिमाग को परेशान कर रहा था। और तुरंत वह हिल गया। धीरे धीरे अपने पैर को हवा में उठाते हुए ज़ेरस ने अचानक खाली जगह पर जोर से पैर पटका। धमाका। इसके बाद जो हुआ वह एक अविश्वसनीय दृश्य था, क्योंकि ज़ेरस ने देखा कि पूरा समुद्र अचानक ऊपर आसमान में उछल गया, साथ ही सभी अथाह जीव भी आसमान में उड़ गए। इसके बाद ज़ेरस ने अपने हाथों को अथाह जीव की दिशा में ऊपर उठाया और फिर अपने सामने खाली जगह पर एक वार किया। और तुरंत ही दुष्ट समुद्र के ऊपर एक और समुद्र बन गया। समुद्र में मौजूद सभी अथाह जीवों के अवशेषों के भीतर एकदम काला समुद्र समाहित था। बूम! गुरुत्वाकर्षण ने आखिरकार अपना काम कर दिया, क्योंकि दोनों समुद्र वापस जमीन पर आ गए। काला और स्याही जैसा काला एक साथ गायब हो गया। और तुरंत दुष्ट समुद्र में सभी अथाह जीव अस्तित्व से मिट गए। 404 नए कौशल और क्षमताओं को अनलॉक करना। क्या हुआ? ज़ेरास ने अपने सामने खूनी दृश्यों को देखकर चौंक कर चिल्लाया। एक ही वार से उसने समुद्र में मौजूद सभी अथाह जीवों को मिटा दिया था, जिसमें कुछ ऐसे अथाह जीव भी थे जो ब्रह्मांडीय रैंक के शिखर पर थे। और उनमें से हर एक को एक ही वार से टेक्सालों में बदल दिया गया। नहीं, ये गलत है। ये बल न तो भौतिक ऊर्जा है और न ही यह मन है। यह अराजक ऊर्जा होनी चाहिए, लेकिन ये भी अलग है। ऐसा लगता है कि मेरे पंजे से कुछ हिल रहा था, किसी प्रकार की ऊर्जा जिसे मैं स्वाभाविक रूप से नियंत्रित कर रहा हूँ। ये भी वह ऊर्जा है जिसका उपयोग मैं स्वाभाविक रूप से खुद को उड़ने में सक्षम बनाने के लिए कर रहा हूँ। सिस्टम इंटरफेस सक्रिय करें, ज़ेरस ने तुरंत आदेश दिया। अगर यह जानने का कोई तरीका था कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो ये केवल सिस्टम ही हो सकता है। सिस्टम इंटरफेस। नाम: ज़ेरस सेलेस्ट्रिया। जाति: कैश डिवायरा। क्लास अथॉरिटी: अबिस्मल ओमनी कैओटिक। स्तर: 20। EXP: 01000। HP: 1000। मैंने वास्तव में एक नया वर्ग जागृत किया है, एक पूर्ण अराजक से एक अबिस्मल ओमनी कैओटिक तक। और मैं पूरी तरह से बदल भी गया हूँ। मेरी जाति अब मानव नहीं रही, लेकिन यह अपेक्षित है। ज़ेरास ने मन ही मन सोचा। उसे नहीं पता था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी, क्योंकि अब उसके अंदर मानव जीनोम नहीं रहा। लेकिन भले ही वह अब मानव नहीं था, लेकिन वह ज़्यादा शिकायत नहीं कर रहा था। उसने सोचा था कि एक बार जब वह अराजकता भक्षक बन जाएगा, तो वह खुद को पूरी तरह से खो देगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह बहुत दूर की सोच रहा था, क्योंकि वह विकसित होने के बाद भी अपनी बुद्धि को पुनः प्राप्त करने में सक्षम था। कौशल और क्षमताओं पर आगे बढ़ते हुए ये यहाँ था कि ज़ेरास अंततः समझ सकता था कि उसकी असामान्य शक्ति के साथ क्या हो रहा था। कौशल और क्षमताएं। मूलभूत कौशल विकास के बाद होस्ट के सभी कौशल भी विकसित हुए हैं। डैश अब इंस्टेंट ब्लिट्स में विकसित हो गया है। इंस्टेंट ब्लिट्स होस्ट को उसकी वर्तमान सामान्य गति से दोगुनी गति से चलने में सक्षम बनाता है। पुनर्जन्म अब अमर हो गया है। शाम के 6:49। अमर हो जाना तुरंत किसी भी घाव को ठीक करता है जो मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। होस्ट अब तक होस्ट के पास पर्याप्त ऊर्जा है। विषाक्त प्रतिरक्षा जो कुछ भी होस्ट को नहीं मारता है, केवल होस्ट को मजबूत बनाता है। आनुवांशिक कौशल पूर्ण रूप जीन को अब सर्वव्यापी जीन में बदल दिया गया है। सर्वव्यापी जीन ग्रेटर दैन स्तर 1 बिना सीमा के आकार बदलने की शक्ति। होस्ट के पास अपने भौतिक अस्तित्व पर पूर्ण और पूर्ण नियंत्रण है, जिससे वह अपने आकार, घनत्व, आकार और स्थिति में हेरफेर कर सकता है। शेपशिफ्टिंग के उच्च स्तर ऊर्जा के उच्च स्तरों को खा जाते हैं। वाह, यह मेरे सामान्य एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन की तरह दिखता है, लेकिन यह अलग भी लगता है।
हालांकि वास्तव में क्या अलग है ये बताना बहुत मुश्किल है। होस्ट निकट भविष्य में समझ जाएगा कि क्या अलग है। होस्ट अराजक खोखले से एक अथाह अराजक में विकसित हो गया है। अथाह अराजक कौशल, सर्वनाशकारी बल, हेरफेर, ग्रेटर दैन स्तर 1। होस्ट के पास उस परम बल तक पहुंच है जो सभी अस्तित्व को समाप्त कर देता है। होस्ट की हर चाल के साथ एक ऐसी शक्ति होगी जो सामान्य विनाश की सीमाओं को पार कर जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। ये वह बल है जो मेरी हर साधारण चाल में मौजूद है। दिलचस्प। अराजक इच्छा, ग्रेटर दैन स्तर 1। होस्ट अपनी इच्छा को किसी भी ऐसे व्यक्ति में जबरदस्ती से प्रेरित कर सकता है जिसकी इच्छाशक्ति होस्ट से कम है। क्या इसका मतलब दिमाग पर नियंत्रण है? ज़ेरास ने अचानक पूछा, लेकिन उसे सिस्टम के लिए कोई जवाब नहीं मिला। युद्ध, हेरफेर, ग्रेटर दैन स्तर 1। युद्ध, संघर्ष, लड़ाई और किसी भी अन्य प्रकार के अराजक संघर्ष में हेरफेर करने की क्षमता। ये होस्ट को युद्ध पर पूर्ण शक्ति देता है, चाहे वह क्षेत्र और संख्या कितनी भी हो। युद्ध कैसे आगे बढ़ता है, इसे नियंत्रित करता है और अकेले संघर्ष से अराजक ऊर्जा को बाहर निकालता है, साथ ही मरने वाले व्यक्ति से भी। ये शक्ति ही एकमात्र तरीका है जिससे होस्ट वर्तमान में अपनी ऊर्जा को फिर से जीवंत कर सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी ऊर्जा कैसे खर्च करते हैं। क्या? ज़ेरास ने दी गई जानकारी को देखते ही चौंक कर कहा। अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए मुझे युद्ध हेरफेर क्षमता का उपयोग करना होगा। हाँ, जब तक कि आपको इस तरह की कोई दूसरी जगह न पता हो जहां प्रचुर मात्रा में अराजकता ऊर्जा हो। सिस्टम ने संक्षिप्त रूप से उत्तर दिया, क्योंकि ज़ेरा की आंखें सिकुड़ गईं। हम्बन ग्रह जैसा कोई अन्य स्थान नहीं था जहां उसे पता था कि अराजक ऊर्जा हो सकती है। आइज ऑफ कैस, होस्ट वास्तविकता की वास्तविक अराजक स्थिति को देख सकता है। हॉट ऑफ कैस, होस्ट को कैस ऊर्जा पर एक अलौकिक नियंत्रण प्रदान करता है और अराजक ऊर्जा के लिए ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। तो कैस का दिल एक मैनाकोर की तरह काम करता है? ज़ेरास ने पूछा। आप ऐसा कह सकते हैं, सिस्टम ने संक्षिप्त उत्तर दिया, जबकि ज़ेरास ने सिर हिलाया। अब उस वस्तु के लिए जिसका मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था, सिस्टम की दुकान। इंटरफेस को सक्रिय करते समय ज़ेरास ने उम्मीद भरी आंखों से कहा, दुकान, GR। लेकिन ज़ेरास के पास पहले अक्षर पढ़ने का समय भी नहीं था, क्योंकि उसने अचानक अपना सिर दूर की ओर घुमाया और फिर काबूम! एक विनाशकारी विस्फोट पूरे अंतरिक्ष में तेजी से बाहर की ओर लहरों की तरह फैल गया। ज़ेरास की ओर बाहर की ओर लहरों की तरह। शर्त लगा सकता हूं कि वह जहां खड़ा था वहां से 1 इंच भी नहीं हिला और बस लहरों को अपने शरीर से गुजरने दिया। NOWELL-BE-IN.C ओम। ज़ेरा के पैरों के नीचे का दुष्ट समुद्र तुरंत सूख गया जैसे ही लहरें उसके ऊपर से गुजरी। फिर भी जब वे उसके शरीर से गुजरी तो एक भी आंसू नहीं दिखाई दिया। वह शक्ति, ये पीक कॉस्मिक रैंक चरण से परे है, ज़ेरास ने खुद से कहा, जैसे ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने दूर की ओर देखा। अरे सिस्टम, हाँ, विकास प्रक्रिया में कितना समय लगा? ज़ेरास ने पूछा, जैसे ही अनजाने में उसका दिल उसकी छाती में धड़कने लगा। इसमें कुल 5 साल और 20 दिन लगे हैं। क्या? ज़ेरास ने पूरी तरह से सदमे और गुस्से में दहाड़ लगाई, क्योंकि उसके आसपास का स्थान अचानक कांच के टुकड़ों में फटने से पहले अराजक रूप से हिल गया। तुम्हारा क्या मतलब है, 5 साल? ये 5 साल कैसे हो सकते हैं? अभी तो सिर्फ 1 दिन से भी कम समय हुआ है। ज़ेरास ने जोर से विरोध किया, लेकिन जब एक बार फिर से अधिसूचना पैनल दिखाई दिया तो उसके होंठ अपने आप बंद हो गए। होस्ट के विकास में कुल 5 साल और 20 दिन लगे। अरे, मेरे जीवन के 5 साल एक झटके में चले गए। ज़ेरास ने बड़बड़ाया। वह इस तथ्य को कैसे स्वीकार कर सकता है कि उसने अपने जीवन के 5 साल सोते हुए बिताए हैं। खैर, तकनीकी रूप से होस्ट का जीवनकाल 500 साल माना जाता है, इसलिए छी, ये सुनकर वाकई सुकून मिला। मुझे धरती पर वापस जाना है। यह विस्फोट क्या है? ज़ेरास ने सोचा और तुरंत वह एक कदम उठाने वाला था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया क्योंकि उसने अपनी बाहों और शरीर को देखा। मैं इस तरह नहीं जा सकता, ज़ेरास ने सोचा और तुरंत उसकी 2 भुजाएं उसके शरीर में वापस चली गईं। उसकी पूंछ भी पीछे हट गई। उसके हाथ और पैर पंजों के बजाय सामान्य हाथों में वापस आ गए और उसके शरीर पर मौजूद सभी शल्क वापस कोमल सफ़ेद त्वचा में बदल गए। एक पल में वह वापस इंसान में बदल गया था। ये बहुत बेहतर है। मैं चाहता हूं कि मेरे सबसे बुरे डर न हों, ज़ेरास ने सोचा और तुरंत वह आसमान में गायब हो गया। 405 कैप्चर किया गया। अंतरिक्ष में मानव शरीर के साथ क्या होता है? सबसे पहले, अंतरिक्ष का निर्वात आपके शरीर से हवा खींच लेगा। इसलिए यदि आपके फेफड़ों में हवा बची है तो वे फट जाएंगे। फिर आपके शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन भी फैल जाएगी और एक व्यक्ति अपने सामान्य आकार से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। दूसरे, आपके शरीर पर कोई भी खुला तरल पदार्थ वाष्पीकृत होने लगेगा। इसलिए आपकी जीभ और आंखों की सतह उबलने लगेगी। आपके फेफड़ों में हवा के बिना रक्त आपके मस्तिष्क को ऑक्सीजन भेजना बंद कर देगा।
सामान्य जागृत व्यक्ति लगभग 30 सेकंड के बाद बेहोश हो जाएगा और लगभग 180 सेकंड के बाद वे मर जाएंगे। ज़ेरा के दिमाग में वे शब्द अभी भी ताज़ा थे क्योंकि वह बिना किसी असुविधा के अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में आसानी से तैर रहा था। मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन काल में अंतरिक्ष में घुटन की सज़ा कभी महसूस नहीं कर पाऊंगा। कितना दुखद है, ज़ेरा ने सोचा, लेकिन जल्दी से खुद को संभालते हुए वह जल्दी से दूर चला गया। यह उस दिशा की ओर था जहां से वह उस सर्वनाशकारी शक्ति को महसूस कर सकता था और उसका दिल और भी जोर से धड़क रहा था जब उसने देखा कि वह दिशा कोई और नहीं बल्कि आफ्टर अर्थ थी। 2 घंटे की पागल मैक 10 स्पीड की उड़ान के बाद ज़ेरास एक जगह रुक गया और जब उसने सुंदर हरे ग्रह को देखा तो उसके जबड़े जमीन पर गिर गए। ये वैसा ही था जैसा उसने आखिरी बार याद किया था, सिवाय इसके कि जब वह पिछली बार गया था तो सभी दिशाओं से इसे घेरे हुए 5 विशालकाय अंतरिक्ष यान नहीं थे। अंतरिक्ष यान इतने बड़े थे कि ज़ेरास उनके सामने एक चींटी से भी कम लग रहा था। अंतरिक्ष यान की अंधेरी सतह पर एक त्रिभुज की एक बड़ी प्रतीकात्मक छवि थी जो एक वृत्त की तरह मौजूद थी। बधाई हो, मेजबान आखिरकार एक दिव्य जाति के जहाज से मिल गया है। एक दिव्य जाति का जहाज पृथ्वी पर आक्रमण किया गया है। कैसे, कब? ज़ेरास ने खुद से सोचा, लेकिन उसका चेहरा तुरंत बदल गया जब कुल 5 प्रकाश 3 किरणें तुरंत उसके चित्र पर टिक गईं और फिर यह एक ऑपरेटिव तंत्र के संचालन की आवाज़ थी और तुरंत सैकड़ों लाल रोशनी ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया, जिनमें से प्रत्येक ने ज़ेरा के बाल खड़े कर दिए या उसे खड़ा कर दिया। मुझे नहीं लगता कि वे बिल्कुल भी दोस्ताना हैं, ज़ेरास ने खुद से सोचा, लेकिन वह जहां खड़ा था वहां से 1 इंच भी नहीं हिला। शाम के 6:50। अपने हाथ अपने सिर पर रखो और अपने घुटने ज़मीन पर रखो। ज़ेरा के चेहरे पर एक अजीब भाव प्रकट होते ही दूर से आदेश सुनाई दिया क्योंकि उसके नीचे ज़मीन भी नहीं थी। लेकिन जैसा कि आदेश दिया गया था, उसने अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखा और दोनों घुटनों पर बैठ गया। हालांकि इससे प्रकाश की सफ़ेद किरणें उससे दूर नहीं गईं और तुरंत 10 विदेशी जातियां अपने भाले के शीर्ष पर बिजली चमकाते हुए अजीब भाले जैसे हथियारों के साथ उसकी ओर चली गईं। उनमें से 9 स्पेस सूट पहने हुए थे, लेकिन उनमें से एक सामान्य टी शर्ट और पतलून में था और ज़ेरास की तरह वह बिना किसी परेशानी के अंतरिक्ष के शून्य में चला गया। गैलेक्सी, वह गैलेक्सी रैंक पर है, ज़ेरास ने मन ही मन सोचा जब एलियन उसकी ओर बढ़ा। वह हर तरह से एक इंसान की तरह था, लंबी सफ़ेद हवा, अंडाकार आकार का चेहरा, वही 2 हाथ और पैर, लेकिन जो बात उसे सामान्य इंसान से अलग करती थी वह ये थी कि उसकी 2 के बजाय 4 आंखें थीं, जिससे उसके माथे के किनारे पर दूसरी आंखों का सेट भरा हुआ था। उसके पैरों के पीछे ज़ेरास टिमटिमाती हरी पूंछ देख सकता था और उसकी खुली हुई भुजाओं और पैरों पर हरे रंग के तराजू थे जो एक परिचित आभा से भरे हुए थे जिसे ज़ेरास ने पहले भी महसूस किया था। वह इसे महसूस कर सकता था, वह आदमी एक परिचित आभा से भरा हुआ था, जैसे कि वह पहले भी उनके संपर्क में आ चुका हो, लेकिन ज़ेरास उन लोगों को नहीं पकड़ सका जिनसे वह मिला था, जिनकी आभा वैसी ही थी। हम बिना कपड़ों के एक इंसान और अंतरिक्ष के शून्य में खड़ा होने में सक्षम। मुझे लगा कि हमारे पास आकाशगंगा रैंक के सभी इंसानों का रिकॉर्ड है। आखिर यह नौसिखिया कौन है? उस आदमी ने ज़ेरा के चेहरे पर जोर से कहा और उसका चेहरा उतर गया। मुझे तुमसे ज़रा सा भी मैना नहीं लगता, इसलिए तुम स्टार रैंक स्टेज पर भी नहीं हो। आकाशगंगा की तो बात ही छोड़ो, तो तुम अंतरिक्ष के शून्य में कैसे चल सकते हो? अच्छा, उसे अंदर लाओ लड़कों, वह टुकड़े टुकड़े होने के लायक है। टुकड़े टुकड़े कर दिया। ज़ेरास ने आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन अगले ही सेकंड में 5 बिजली के भाले उसके चेहरे पर तान दिए गए और उसके दोनों तरफ 2 भुजाएं बंद हो गईं और उससे ज़ेरास को तुरंत उनकी ताकत का एहसास हो गया। वे दोनों ही पीक कॉस्मिक रैंक स्टेज पर हैं, और अगर वर्दी सब कुछ कह देती है, मुझे लगता है कि उनमें से सभी बचे हुए लोग पीक कॉस्मिक रैंक स्टेज पर हैं। ज़ेरास ने अपने दिमाग में सोचा क्योंकि उसे एक विशालकाय अंतरिक्ष यान की ओर खींचा जा रहा था और 11 आकृतियां तेजी से अंतरिक्ष यान में गायब हो गईं। एलियन जहाज़ों में से एक में, हेलो कमांडर, हमें एक भटका हुआ इंसान मिला है जो हमें लगता है कि एक विशेष नस्ल का है। ज़ेरास से कुछ समय पहले मिले सफ़ेद बालों वाले एलियन ने होलोग्राफिक प्रोजेक्शन को देखते हुए ज़ोर से कहा जो अजीब तरह से खाली था। तुम्हें एक इंसान मिल गया, एविर। हमने पिछले लगभग 2 सालों में उन नीच लोगों में से एक को भी नहीं देखा है। मुझे बताओ कि इस नीच प्राणी में क्या खास बात है? पहली बात तो यह है कि वह नंगा पाया गया था, फिर भी वह कुचले बिना अंतरिक्ष में जा सकता था। ओह, कोई और आकाशगंगा रैंक? नहीं सर, उसके पास कोई साधना नहीं है। वाह, ये बहुत अजीब है। हमारी परिकल्पना के अनुसार यह उसकी अपनी अनोखी क्षमता के कारण होना चाहिए। एक अनोखी क्षमता? अब तुम मेरी भाषा बोल रहे हो? क्या तुमने उसे अभी तक अलग किया है? आदमी ने पूछा और उसकी आवाज़ से कोई भी उसकी आवाज़ में भरी खुशी और जिज्ञासा को देख सकता था। अभी नहीं सर, उसे अभी भी हिरासत में लिया जा रहा है। तो उसे जल्दी से पकड़ो। उसे पकड़ना, उस पर प्रयोग करना और उसकी शक्ति के स्रोत को उजागर करना हमारा काम है।
आपको उसे टुकड़े टुकड़े करके ले जाना होगा, देखना होगा कि उसका लिंक क्या बनाता है। हाँ कमांडर ऑनल, अच्छा काम करते रहो एविर। अध्याय 406। एक कोठरी में फेंका गया। दोनों हाथों को दो शीर्ष ब्रह्मांडीय रैंक चरणों द्वारा एक साथ बांधा गया था और वज्र भाले उसके चेहरे की ओर इशारा कर रहे थे। इस तरह ज़ेरास को दुश्मन के अंतरिक्ष यान में लाया गया था और जब उसने अंतरिक्ष यान के अंदरूनी हिस्से को देखा तो वह अपने जबड़े जमीन पर गिराने से खुद को रोक नहीं सका। कोई उम्मीद कर सकता था कि सीटों की कतारें और अलग अलग कमरे होंगे, लेकिन ज़ेरास जिस जगह पर गया वह एक विशाल शहर था जिसे वह नहीं देख सकता था। क्या अंतरिक्ष यान में शहर कैसे हो सकता है? ज़ेरास सदमे में चिल्लाया और उसकी गर्दन अपने आप आसमान में उछल गई। नीले बादल और बगल में सूरज और भी चौंकाने वाले थे। हे, तुम्हारा हीन मस्तिष्क हमारी गाइरा रेस तकनीक की ताकत को कैसे समझ सकता है? एलियंस में से एक ने बिजली की छड़ी को उसके चेहरे पर इंगित करते हुए कहा, जबकि दूसरे ने क्रूरता से ज़ेरास का मजाक उड़ाया जिसका चेहरा जमीन पर गिर गया। उनके मुंह से निकलने वाला हर शब्द अजीब तरह से हमेशा उसके दिल को छू जाता था। अगर कोई इंसान उसे ऐसा कहता तो वह पलक भी नहीं झपकाता। लेकिन एक बार जब उन चार आंखों वाले कचरे ने उसे गाली दी तो उसे तुरंत ही उन्हें नाक पर जोरदार मुक्का मारने की इच्छा हुई। लेकिन वह अभी भी अपना दिमाग ठंडा रखने में सक्षम था और वह एलियंस के नाम को नोटिस करने से खुद को नहीं रोक पाया। 11 रेस 11, ये गया जैसा लगता है। रुको, ये गया है। ये परिचित आभा जो मैं उन सभी से महसूस करता हूँ, वह परिचित मन है जिसका उपयोग गया अपने उन तीरों के साथ करती है। ज़ेरास ने सोचा और उसकी आंखों में एहसास जाग उठा। जब वह पहली बार उनसे मिला था तो उसने एलियन रेस में कुछ परिचित महसूस किया था, लेकिन अब उसे याद आया कि उनके पास गया के मन जैसी ही आभा थी। और आखिरकार सब कुछ क्लिक होने लगा। ये सब कमांडर शिरोन के अजीब अनुरोध से शुरू हुआ जिसमें उसने उससे गया की रक्षा करने के लिए कहा था। उसे तब पता नहीं था कि ऐसा क्यों है, इसलिए उसने इस बारे में अपने दिमाग में भी नहीं सोचा। फिर बाद में गया से बात करते हुए उसे पता चला कि वह हमेशा कड़ी ट्रेनिंग कर रही थी क्योंकि उसे डर था कि कोई दिव्य जाति उसके पीछे पड़ सकती है। ज़ेरास को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो EIA उसे हल कर सकता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ एक परी कथा नहीं थी और तथाकथित दिव्य जाति वास्तव में उसके पीछे पड़ी थी। लेकिन अगर वे गया चाहते हैं तो उसे लेकर क्यों नहीं चले गए? वे अभी भी यहाँ क्यों हैं? और ज़ेरास के पास सिर्फ दो परिकल्पनाएं थीं। सबसे पहले ये कि पृथ्वी ने गया को छोड़ने से इनकार कर दिया और पृथ्वी पर किसी तरह का युद्ध चल रहा है। दूसरा, दिव्य जाति गया के लिए यहाँ नहीं है और शायद किसी ऐसी चीज़ के लिए है जिसे पृथ्वी नहीं दे सकती। और इसी वजह से यह अजीब स्थिति पैदा हुई। अरे, उनमें से किसी का भी कोई मतलब नहीं है, ज़ेरास ने अपनी सांस रोककर सोचा, लेकिन 11 जाति एक बहुत अच्छी श्रोता साबित हुई। ये तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं रखता। ये जादू जैसा है न? ज़ेरास ने अपनी आंखें घुमाते हुए वर्तमान की ओर ध्यान दिया और फिर एलियन जाति ने पूछा। शहर में समतल इमारतें और टाइल वाली सड़कें थीं और ज़ेरास ऐसी सैकड़ों एलियन जातियों को सड़कों पर घूमते, अपनी अजीबोगरीब 6 पैर वाली कारों में ड्राइव करते या सड़क के किनारे चीज़ें खरीदते देख सकता था। ये वाकई आश्चर्यजनक है कि इसे जहाज़ में बनाया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पैदा होता और कोई मुझसे कहता कि मैंने अपना पूरा जीवन अंतरिक्ष यान में बिताया है तो मुझे यकीन नहीं होता। ज़ेरास ने स्वीकार किया। हम दूसरों की तुलना में इस एक का मुंह अजीब तरह से अच्छा है, गीरा में से एक ने कहा और ज़ेरा के कान खड़े हो गए। दूसरे, ज़ेरास ने कहा, उसके चेहरे पर डर का भाव था जिससे उनकी आंखों में हरी रोशनी और भी चमक उठी। ओह, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ थी, नीच? अपनी नीच जाति के साथ पहली बातचीत के दौरान तुम लोगों के मुंह इतने बड़े थे और तुम बेबाक दावे करते रहे। लेकिन 3 घंटे से भी कम समय में आप सभी को अपनी दुम दबाकर अपने कूड़े की दुनिया में वापस भेज दिया गया और अब आपने खुद को उस बेवकूफ़ स्पेस टाइम लॉक के साथ बंद करने का विकल्प चुना है। भले ही आप सभी भागने और खुद को कैद करने में जल्दी कर रहे थे, फिर भी हमने आप लोगों में से लगभग 2 मिलियन को पकड़ लिया, गीरा रेस विशेषज्ञ ने कहा। ज़ेरा का चेहरा उतर गया और उसके चेहरे पर अविश्वास दिखाई दिया। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मनुष्य युद्ध से भागकर धरती पर खुद को बंद कर लें। मुझे हमारी अमर आत्मा पर पूरा भरोसा है, ज़ेरास ने अपनी आंखों में गर्व और दृढ़ विश्वास के साथ कहा। लेकिन समूह की जोरदार हंसी ने उसे कम कर दिया क्योंकि वे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह मूर्ख हो। अमर आत्मा, हा, अमर मेरी गांड। सिर्फ 3 घंटों में आपके तथाकथित विश्व नेताओं में से 2 ने सीधे अपने हथियार जमा कर दिए और गुलाम बनने के लिए सहमत हो गए, जबकि अन्य भाग गए और खुद को अंतरिक्ष के ताले में बंद कर लिया जो पृथ्वी पर है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्यों लगता है कि हमने आपकी दुनिया को अभी तक राख में नहीं बदल दिया है? और बहुत लंबे समय तक खुश मत रहो, वह कचरा गठन जल्द ही हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा तोड़ दिया जाएगा और ये तुम्हारा पूर्ण विनाश होगा, 11 रेस विशेषज्ञ ने कहा और वे आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए। एक विशाल टॉवर जिस पर 3 शब्द लिखे थे, नीच लोगों की जेल।
मुझे मत बताओ कि उस जेल में तुम्हारे दूसरे लोग रहते हैं, जेरास ने पूछा, लेकिन जब उसने अपने शरीर में सैकड़ों बिजली के बोल्ट महसूस किए तो उसका शरीर अनियंत्रित रूप से ऐंठने लगा। मूर्ख नीच व्यक्ति, ये जेल तुम्हारे दूसरे नीच लोगों के लिए है और तुम जल्द ही उनसे जुड़ जाओगे, गीरा जाति ने कहा, जैसे ही जेरास ने बिजली की चिंगारी को झटक दिया जो अभी भी उसके शरीर को तबाह कर रही थी और उसे जमीन पर फेंक दिया। बड़े दरवाजे धीरे धीरे खोले गए और जेरास को बड़ी संरचना में घसीटा गया जो एक बार फिर धमाके के साथ बंद हो गई। 20 मिनट बाद धमाका, दीवार पर पैर पटकने की आवाज़ गूंजी जब एक आकृति को बेरहमी से अंधेरे सेल में फेंका गया। बाद में मिलते हैं प्यारे नीच। हे। अध्याय 407 बूढ़े आदमी से मिलना। कम से कम तो नम्र बनो, जेरास ने दहाड़ते हुए कहा जब वह धीरे से अपने पैरों पर वापस आया। अगर उसकी त्वरित प्रतिक्रिया न होती तो वह अपना सिर ठंडी अंधेरी दीवार को चूम लेता। बहुत पागल और घमंडी कमीने, है न? जेरास के पीछे से आवाज़ आए और जेरास ने तुरंत जवाब दिया, छी, वे वाकई बहुत कमीने हैं, और वे तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं कि तुम उनकी गर्दन में चाकू भोंक दोगे, है न? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे लगता है कि मैं एक ब्लेड लेकर उन्हें आदिवासी निशान दे दूं। जेरास ने सहमति में दहाड़ लगाई, लेकिन जब वह आखिरकार अपने होश में आया और अपने पीछे मुड़ा तो उसका चेहरा उतर गया। और वहां उसकी बातचीत थी। एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी और बाल घने थे। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं और उनसे जेरास को अविश्वसनीय मात्रा में हत्या के इरादे और बदला लेने की प्यास का आभास हो रहा था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। तुम कौन हो? जेरास ने संदेह से पूछा। मानव, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बच्चे। आजकल हमारी यही एकमात्र पहचान है, उस आदमी ने अपनी स्थिति से बिना हिले डुले उत्तर दिया और धीरे धीरे जेरास सलाखों से बाहर निकलकर उसकी ओर चल पड़ा। उससे सिर्फ 1 इंच की दूरी पर पहुंचकर जेरास जमीन पर झुक गया और उसने उस आदमी की लाल आंखों को ध्यान से देखा, और उन दोनों की आंखों में देखने की अजीब हरकत तब तक जारी रही जब तक कि जेरा ने कोठरी के दूसरी तरफ जाने से पहले आंख से संपर्क नहीं तोड़ दिया। मुझे तुम्हारी आंखों में बदला लेने की एक बहुत ही पागल इच्छा महसूस हो रही है, लेकिन ये भी खोखली है। तुमने बदला लेने की अपनी उम्मीद छोड़ दी है। इसके बिना जो कुछ बचा है वह बस एक जानवर है जो ये जानते हुए भी कोशिश कर रहा है कि वह अपने मालिक को मार तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम उसके पैर की उंगलियों को काटने की कोशिश तो कर ही सकता है, जेरास ने जोर से कहा, लेकिन उस आदमी की आंखें खाली रहीं। तुम कैसे पकड़े गए? इतने साल हो गए हैं जब से कोई दूसरा इंसान इस पिंजरे में लाया गया है, आदमी ने अपनी कर्कश और कान फाड़ने वाली आवाज़ में पूछा। तुम कह सकते हो मैं भाग्यशाली हूँ। जब ये कथित आपदा घटी तब मैं धरती पर नहीं था और एक दूर के ग्रह पर एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर रहा था। फिर मैंने अपना कार्य पूरा किया और यहाँ वापस आया, लेकिन 10 एलियंस ने मेरा सामना किया और मुझे यहाँ घसीट कर लाया। खोया हुआ और आशावान, जेरास ने अपनी कहानी सुनाना समाप्त करते ही आदमी ने उत्तर दिया। खोया हुआ, मैं सहमत हो सकता हूँ। मैं वास्तव में नहीं समझ पा रहा हूँ कि कितना कुछ हो रहा है, लेकिन आशावान, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम आशावान हो। आशावान कि तुम्हारी माँ या तुम्हारे पिता या तुम्हारा भाई या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे काफ़ी करीब हो, जीवित है। यह आपकी सभी इंद्रियों पर कब्जा कर लेता है और आपको भविष्य के प्रति आशावान बनाता है। काफ़ी हद तक बंद, है न? वे लोग जिनसे मुझे उम्मीद है। अगर वे नहीं मरते तो अच्छा रहेगा। अगर ऐसा होता है तो मुझे खुशी होगी। सिर्फ एक ही व्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ, उसे नहीं मरना चाहिए। मेरे जैसे सफ़ेद बालों वाली एक खूबसूरत लड़की। हाँ, वह अकेली है, जेरास ने जवाब दिया और उसके विचार उस छोटी लड़की की ओर चले गए जो उसे डैड कहकर पुकारना पसंद करती थी। जेरास ने आर्या को गोद लिया। वह सेलेस्ट्रिया के परिवार की क्रूरता का नतीजा थी। उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता दोनों को मार दिया गया और उसे बुरी तरह से क्षत विक्षत करके खून के तालाब में मरने के लिए छोड़ दिया गया। जेरास ने उसे तब पाया जब वह मौत के मुहाने पर थी। यह कोई बहुत असामान्य स्थिति नहीं थी। खूबसूरत सेलेस्ट्रिया घाटी के कोने कोने में हर दिन ऐसी सैकड़ों घटनाएं होती हैं। वह जिस चीज़ से हैरान था वह यह देखना था कि कैसे छोटी लड़की के काले बाल उसकी आंखों के सामने सफ़ेद हो गए। उसे नहीं पता था कि उसके बालों में अचानक इतना तीव्र परिवर्तन क्यों हुआ। और यही बात उस दिन आर्या की जान बचाती है। उसने उसकी जिज्ञासा जगाई। जब वह जागी तो उसे अपनी माँ और पिताजी की याद नहीं आ रही थी, और वह उसे देखने के बाद उसे पिताजी कहना बंद नहीं कर रही थी। अंत में जेरास ने उसे गोद लेने का फैसला किया, संगठन को। यह एकमात्र ऐसी बात थी जो जेरास कह सकता था कि उसे अभी बहुत याद आ रही है, और अगर वह खो देता है तो उसे असली दर्द महसूस होगा। जहाँ तक उसके दोस्तों की बात है, अगर वे जीवित होते तो ठीक होता। तुम एक ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहे हो जिसे कोई पछतावा नहीं है, उस आदमी ने संकुचित आंखों से उत्तर दिया। ये भी सच हो सकता है, जेरास ने संक्षिप्त रूप से उत्तर दिया क्योंकि जगह में सन्नाटा छा गया। तुम्हारा क्या? तुम यहाँ कैसे पहुँचे? जेरास ने उत्सुकता से पूछा। जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं समय गिन रहा हूँ।
आदमी ने दीवार से अपनी पीठ हटाते हुए कहा और जेरास ने आखिरकार दीवार पर सूखे खून से बनी खोदी हुई रेखाएं देखीं। उस रात को मुझे पकड़े हुए अब लगभग 2 साल हो गए हैं। मैं एक साधारण ईआईए कर्मचारी था। एलियन को धरती पर उतरे हुए लगभग 1 सप्ताह हो गया है और हम सभी का मानना था कि 9 विश्व नेताओं और ईआईए ने एलियंस को नियंत्रण में कर लिया है। खबरों में कहा गया कि वे मित्रवत थे। इसके अलावा एलियंस कभी धरती पर नहीं उतरे, इसलिए आम लोगों के लिए हमारे सिर के ऊपर मंडरा रहे विशालकाय मौत के जहाज़ों को अनदेखा करना आसान था। क्या उन्होंने कभी अपने आने का कारण बताया? जेरास ने उम्मीद भरी आंखों से पूछा। नहीं, ईआईए और विश्व नेताओं ने कभी भी उस जानकारी को दुनिया के सामने जारी नहीं किया। वे कहते हैं कि यह एक उच्च श्रेणी का रहस्य था, उस आदमी ने मजाक करते हुए जवाब दिया। लेकिन निश्चित रूप से उनके और एलियंस के बीच किसी तरह का सौदा हुआ था। एक दिन बम बारिश की तरह धरती पर बरसने लगे और तुरंत युद्ध छिड़ गया। मैंने सब कुछ खो दिया। मैंने अपनी दुनिया को आग की लपटों में जलते देखा। मेरा इकलौता बेटा और मेरी पत्नी, उस आदमी ने कहा और उसके कानों में दांतों और नाखूनों से मांस को कुतरने की आवाज़ गूंज उठी। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और न ही उसने उस पर गौर किया। मैं अपनी बंदूक लेकर युद्ध में शामिल हुआ था, तभी मुझे एहसास हुआ कि यह कोई युद्ध नहीं है, यह एक तरफा हत्या है। जियारन यहाँ कभी भी किसी बेवकूफ़ाना बातचीत पर सहमत होने के लिए नहीं आए थे। वे यहाँ युद्ध छेड़ने और जीतने के लिए तैयार होकर आए थे। जब पृथ्वी को उन 4 आंखों के पीछे छिपे जानवर का एहसास हुआ, तब तक मेरे लिए बहुत देर हो चुकी थी। अध्याय 408 युद्ध की एक सरल रणनीति। ये वाकई दुखद रहा होगा। जेरास ने अपने सिर के ऊपर ठंडी अंधेरी छत को देखते हुए जोर से सोचा। ये था, आदमी ने जवाब दिया और एक बार फिर से जगह में सन्नाटा छा गया। तो एक युद्ध छिड़ गया और जियारन ने हम पर चुपके से हमला किया। फिर युद्ध किसने जीता? जेरास ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हालांकि उसके सिर में अभी भी कुछ छेद थे, लेकिन वह ये भी समझने लगा था कि क्या हो रहा है। जियारन ने बहुत तेज गति से पूरी ताकत से हमला किया। इंसानों के अपने सैनिकों को इकट्ठा करने से पहले ही लाखों लोग मारे जा चुके थे। यह एक शानदार चाल थी, और जबकि आप सोच सकते हैं कि यह सिर्फ एक बेशर्मी भरा चुपके से किया गया हमला है, जब असली लड़ाई छिड़ी तब भी इंसान हार गए। यह 9 परिवारों के साथ मिलकर सभी ने उनके खिलाफ लड़ाई हार दी। यह असंभव है। 9 परिवार के सभी कुलपति आकाशगंगा रैंक के साधक हैं। हमारे पास 9 गैलेक्सी रैंक के साधक हैं और मुझे यकीन है कि गैलेक्सी रैंक के और भी साधक हैं जो अज्ञात हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है, हम हार सकते थे, जेरास ने अविश्वास से उत्तर दिया। तुम सही हो। जब मैं पकड़ा गया तो मैंने खुद को सांत्वना देने के लिए यही कहा था। लेकिन तुम सच्चे सैन्य बल का मतलब क्या होता है, इस बारे में बहुत अनभिज्ञ हो। जियारन के सबसे कमज़ोर सैनिक प्रारंभिक कॉस्मिक रैंक चरण के हैं, और जब तुम गैलेक्सी रैंक कहते हो तो मुझे पता है कि उनके पास कुल संख्या 50 तक पहुंच गई थी। प्रत्येक शीर्ष कॉस्मिक रैंक की एक अलग बटालियन का नेतृत्व कर रहा था जो मूल रूप से अनगिनत हैं, उस आदमी ने खाली आंखों से कहा जबकि जेरा का दिल उसके गले में लटक रहा था। लेकिन यही वह नहीं है जिसने इसे मारा। जिसने वास्तव में इसे मारा वह 3 जियारन थे। उन्हें इतना शक्तिशाली कहा जाता था कि हमारे 2 विश्व नेताओं ने तुरंत अपने हथियार छोड़ दिए और निष्ठा में झुक गए। क्या इसका मतलब है? क्या इसका मतलब है? जेरास ने बार बार पूछा, अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। हाँ, वे आकाशगंगा रैंक से परे हैं। असंभव, जेरास चौंक कर चिल्लाया। और तभी उस प्राणी के शब्दों ने उसे बहुत प्रभावित किया। वास्तव में आकाशगंगा रैंक से ऊपर एक साधना है, तथाकथित ब्रह्मांड मूल रैंक, जिसे जेरास ने झूठ के रूप में धकेल दिया। जियारन के पास 3 ब्रह्मांड मूल रैंक के व्यक्ति थे। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि मनुष्य इतनी बुरी तरह हार गए। एक बार जब 2 विश्व नेताओं ने अपना सिर झुका लिया तो मानव जाति 2 भागों में बंट गई। उन्हें अब नहीं पता था कि क्या करना है, हार मान लें और गुलाम बन जाएं या मौत से लड़ें। स्थिति निराशाजनक थी जब तक कि एक आदमी दिखाई नहीं दिया। 9 विश्व नेताओं में से एक। मैंने अफवाहें सुनी कि वह वोइड स्पेस परिवार का कुलपति है। मैंने सुना है कि वह भी उन 3 जियारन के समान चरण में पहुंच गया है। वोइड स्पेस कुलपति ब्रह्मांड मूल रैंक तक पहुंच गया है। जेरास ने खुद को चौंकाते हुए सोचा। ऐसा कहा जाता था कि उसने उनसे बराबरी के आधार पर लड़ाई की थी और एक वोइड स्पेस कला डाली थी। यह एक ऐसी कला थी जिसके कारण पृथ्वी किसी भी ऐसे व्यक्ति को अस्वीकार कर देती थी जो इसका हिस्सा नहीं था। तुरंत ही एलियंस अंतरिक्ष में वापस चले गए और अब पृथ्वी में प्रवेश करने में सक्षम नहीं थे, यहाँ तक कि 3 शक्तिशाली जियारन भी नहीं। मुझे बस इतना पता है कि जियारन उस कला को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर वे अभी भी पृथ्वी के बाहर लटके हुए हैं तो इसका मतलब है कि वे वास्तव में सफल नहीं हुए हैं, लेकिन ये भी अभी तक की बात है। भविष्य बहुत अज्ञात है। हम ये समझने के लिए बहुत कुछ है। समय बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है, जेरास ने अपने सिर को रगड़ते हुए खुद से सोचा। पृथ्वी पूरी तरह से गड़बड़ हो गई है। उसने कभी भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी।
नहीं, उसने अपने विकास में 5 साल बिताने की उम्मीद की थी। उसकी वापसी की सभी शुरुआती योजनाएं पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। फिर भी एक बात ने जेरास को बहुत चिंतित कर दिया। जब आपने कहा कि दुनिया के 2 नेताओं ने हार मान ली है, क्या आप शायद जानते हैं कि वे 2 गद्दार कौन हैं? जेरास ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। बेशक मैं जानता हूँ, वे कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड परिवार और सेलेस्ट्रिया परिवार हैं। अरे, सेलेस्ट्रिया परिवार, जेरास ने अपने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन तुरंत ही उसकी आंखों में उग्र चमक गायब हो गई और उसकी जगह एक चमकीली चमक आ गई। तो सेलेस्ट्रिया परिवार और अंडरवर्ल्ड परिवार ने हार मान ली है ना? हाँ, क्या इसका मतलब है कि वे अभी अंतरिक्ष यान में से किसी एक में हैं? जेरास ने अचानक पूछा, क्योंकि उसने उस आदमी के चेहरे पर भावों को झिलमिलाते हुए देखा, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, यही एकमात्र जगह है जहां वे मर नहीं सकते। उसने जवाब दिया और अनजाने में जेरास के चेहरे पर एक अविश्वसनीय रूप से चौड़ी मुस्कान दिखाई दी जो उसके चेहरे तक फैल गई, जबकि उसकी बाईं आंख में एक अथाह अंधेरा चमक रहा था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जेरास ने अपने मन में हंसी उड़ाई और तुरंत अपनी सीट से उठकर लोहे के बैरियर की ओर चल पड़ा, जो बहुत ही सख्त लोहे की सलाखों से बना हुआ लग रहा था। जेरास ने अब तक जो कुछ भी देखा था उससे भी ज्यादा सख्त। क्या तुमने पहले कभी भागने के बारे में सोचा है? जेरास ने अचानक पूछा और वह उस आदमी को देखने के लिए पीछे मुड़ा जिसके चेहरे पर भी वही निराशाजनक भाव था। हाँ, मैंने ऐसा करने की कोशिश की जैसे ही उन्होंने मुझे अंदर फेंका, लेकिन ये बेकार है। न केवल आप जेल की देखरेख करने वाले गैलेक्सी रैंक स्टेज जियाना से आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपको बस यहाँ वापस फेंक दिया जाएगा, लेकिन आप बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा भी बर्बाद कर रहे होंगे। ध्यान रहे, हमें 3 दिनों में केवल एक बार खाना मिलता है और हम उनके मूत्र को पानी की तरह पीते हैं। बेहतर है कि आप बैठकर अपनी ऊर्जा बचाएं बजाय इसके कि आप इधर उधर घूमें और इसे बर्बाद करें। जेरा के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान दिखाई दी। अपने दुश्मनों को बस इतना ही बचाएं कि वे मुश्किल से बच सकें, और वे उस रस्सी पर कसकर फंस जाएंगे जो आपने जीवित रहने के लिए खींची है। प्रतिरोध का विचार उनके दिमाग से कभी नहीं गुजरेगा। ये युद्ध की एक बहुत ही सरल कहावत है। ऐसा लगता था कि जियारन भी अच्छे रणनीतिकार थे, और वे आपके जैसे व्यक्ति की बदला लेने की प्यास को बुझाने के लिए उस सरल नियम का उपयोग करने में सक्षम थे। प्रतिभाशाली, बस प्रतिभाशाली। जेरा पागल की तरह हंसा, क्योंकि उस आदमी की अभिव्यक्ति तेजी से सदमे से भय में बदल गई। वह देख सकता था कि उसके सामने खड़ा युवक तेजी से बदल रहा था, और वह ये बात उसकी परछाई से भी बता सकता था जो शैतान का रूप लेने लगी थी। अध्याय 409। शैतान का नाम जेरास था। जेरा के पैरों के नीचे की छाया एक पल में बदल गई, जो अपने सामान्य 1.8 मीटर से 3 मीटर तक फैल गई, और बूढ़े आदमी की आंखें उस छाया को देखते ही चौड़ी हो गईं। छाया, ये किसी इंसान की छाया नहीं थी, यह एक शैतान की छाया थी जिसकी आभा ने उसके धड़कते दिल को तुरंत शांत कर दिया, और एक ठंडी आभा युवक के शरीर से बाहर निकलने लगी। उसके बर्फ जैसे सफ़ेद बाल और उसे दी गई औसत शर्ट और पतलून ऊपर उठने लगी। धीरे धीरे जेरास ने अपनी बाहों में ताकत लगाई और फिर उसने खींचा, मरोड़ते हुए। तुरंत लोहे की सलाखें तुरंत अलग हो गईं, जैसे कि वे लोचदार टहनियों के अलावा कुछ नहीं थीं, और कोठरी अब पूरी तरह से खुली हुई थी। तुम क्या कहते हो, बूढ़े आदमी? जब तक तुम सड़कर मर नहीं जाते या बचने की आखिरी उम्मीद को पकड़ नहीं लेते, तब तक यहीं रहो। जेरास ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, जो और भी चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि आदमी जल्दी से खुले हुए रास्ते से बाहर भाग रहा है। लगता है तुम्हारा दिल उतना मरा नहीं था जितना मैंने सोचा था। उसने अपने आप में सोचा और जेब में हाथ डालकर जेरास पिंजरे से बाहर निकल गया और सामने वाले पिंजरे के सामने पहुंच गया और सलाखों को भी अलग कर दिया। तुरंत सलाखों को खोल दिया गया और सेल में मौजूद लोग तुरंत बड़े निकास द्वार की ओर भागे, और जेरा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि वह जेल में इधर उधर घूमता रहा और एक एक करके सभी पिंजरों को खोलता रहा। 3 मिनट से भी कम समय बाद जेरास के लिए सेल पूरी तरह से खाली और सुरक्षित थी, और जब वह इससे निपट गया तो वह आखिरकार जमीन पर बने बड़े निकास की ओर बढ़ गया। खुले दरवाजे पर पहुंचकर उसके सामने जो नज़ारा था वह सबसे खूबसूरत कलाओं में से एक था। चपटे सिर, फटे हुए हाथ, फटा हुआ पेट जिसमें से आंतें टपक रही थीं। ये नज़ारा क्रूर खौफ की सच्ची परिभाषा थी, क्योंकि जेरास ने उन कैदियों की लाशों को देखा जिन्हें उसने रिहा किया था और जो जेल के पहरेदारों के शवों के साथ मिल गए थे, जो कोई और नहीं बल्कि जियारन थे। धीरे धीरे क्षत विक्षत शवों के समूह से आगे बढ़ते हुए और अंत में स्थित बड़े दरवाजे की ओर बढ़ते हुए जेरा की नज़र उस आकृति पर पड़ी जिसका शरीर युद्ध में लेटा हुआ था। उसके होंठों से कई परतें निकल रही थीं। एक नज़र और कोई बता सकता था कि वह अपने जीवन के अंत में था। घंघराहट, घंघराहट। आकृति से तेज घरघराहट की आवाज़ सुनी जा सकती थी, क्योंकि वह धीरे धीरे उसकी ओर चला और उसके सामने झुक गया। ये तुम हो, आकृति ने कहा, और उसने अपना सिर ऊपर उठाकर उसे देखा। ये सही था, वह आकृति कोई और नहीं बल्कि वह आदमी था जिससे जेरास जेल में मिला था।
तुम धीरे धीरे मर रहे हो, बूढ़े आदमी, जेरास ने खाली आंखों से कहा क्योंकि उस आदमी के दिल में हिंसक रूप से घुसी हुई छड़ से खून बह रहा था और वह देख सकता था कि उसके दिल की धड़कन कितनी धीमी हो गई थी। तुमने हमें फंसाया, तुमने हम सभी को मार डाला। वह आदमी गुस्से में चिल्लाया, लेकिन उसके मुंह से खून की धार और भी तेज होती चली गई। अगर वह जेल में रहता तो वह जिंदा रहता, यहाँ मरने वाले सभी लोग जिंदा रहते। वे सभी युवक की चाल में फंस गए। तुम्हारे शब्दों ने मेरे दिल को चोट पहुंचाई। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, जबकि मैं तुम्हें आज़ादी का मौका देने की कोशिश कर रहा था। जेरास ने जवाब दिया। उसके शब्द उदास थे, फिर भी उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान ने एक विपरीत फिल्म पेश की। तो उन्हें सजा दो। वह आदमी बाहर निकल गया और उसकी खून से लथपथ बाहें जेरा की छाती पर गर्म लाल खून से सने लगीं। गियारियन लोगों को उनके किए की सजा दो। वह आदमी अपनी आखिरी सांस के साथ बाहर निकल गया और उसका शरीर जेरा के ऊपर गिर गया, मृत। थोड़ी देर के लिए इलाके में सन्नाटा छा गया क्योंकि जेरास ने चुप रहने का फैसला किया और फिर उसने धीरे से उस आदमी को जमीन पर लिटा दिया। अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए उसने अपनी पलकों पर इसे चमकाया। आदमी की आंखें बंद कर दीं और उसे अनंत नींद में जाने दिया। शांति से आराम करो, बूढ़े आदमी, जेरास ने प्रार्थना की और तुरंत उसने लाश को पीछे छोड़ दिया और विशाल दरवाजे की ओर चला गया, लेकिन उसके पहुंचने से पहले अधिसूचना पैनल दिखाई दिया। युद्ध हेरफेर का उपयोग किया गया है। आपकी वजह से कुल 202 आत्माएं मर गईं। जोड़ 5000 ऊर्जा अंक दिए गए हैं। तो यह ऐसे ही काम करता है। बढ़िया, जेरास ने मन ही मन सोचा, जब उसने सुनहरा अधिसूचना पैनल हटा दिया और बड़े दरवाजे की ओर देखा। अब जाकर उसे समझ में आया कि वह आदमी दरवाज़ा क्यों नहीं खोल पाया। यह इतना भारी था कि कॉस्मिक रैंक स्टेज से नीचे के किसी भी व्यक्ति के लिए इसे खींचकर खोलना असंभव होगा। लेकिन जेरास ने केवल एक हाथ आगे बढ़ाया क्योंकि उसने अंदर थोड़ी ताकत लगाई और फिर ग्रूम, दरवाज़ा खुला और उसका स्वागत 100 से ज़्यादा जियारन की निगाहों से हुआ, जो सभी अपने हाथों में बिजली के भाले पकड़े हुए थे, जबकि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि इवीर था, आकाशगंगा रैंक वाला जियारन जिसने जेरास को पहली बार जेल में लाया था। दरवाज़ा खुलते ही जियारन अपने लोगों और ज़मीन पर पड़े हुए सभी नीच लोगों को परेशान करने वाले दृश्य देख सकते थे और तुरंत ही उनके माथे पर नसें उभर आईं। अरे, तुम्हारे 100 लोगों में से सिर्फ कुछ ही मरे और फिर भी तुम इतने नाराज़ हो। अगर तुम सब अपनी जाति के लिए इतने ज़्यादा सुरक्षात्मक हो तो तुम वाकई बहुत जल्द दर्द की दुनिया में पहुंच जाओगे, जेरास ने ज़ोर से कहा। उसकी आवाज़ पहले ही इंसान से बदलकर एक शैतानी दहाड़ में बदल चुकी थी। तुम इंसान नहीं हो। तुम क्या हो? एविर ने पूछा और उसने जेरास को सावधानी भरी नज़रों से देखा और ऐसा लगा कि उसने सही अनुमान लगाया था क्योंकि उसने जेरा के मुंह को धीरे धीरे चौड़ा होते और उसके कानों तक पहुंचते हुए देखा। युवक के दांतों को दांत भी नहीं कहा जा सकता था और इसके बजाय सैकड़ों धारदार दांत थे जो धातु की तरह चमक रहे थे। किसी चीज़ के शरीर से तेजी से बाहर निकलने की आवाज़ आई और पूरा समूह देख रहा था कि जेरा की रीढ़ से एक विशाल लाल पूंछ बाहर निकली और हवा में लहराने लगी। जब तुमने मुझे पकड़ा तो तुम सभी को लगा कि तुमने एक आसान खेल पकड़ लिया है। तुम्हें कभी पता नहीं चलता कि तुमने अपना सबसे बुरा सपना पकड़ लिया है। अटैक। अध्याय 410। शैतान ने जेरास को बुलाया। दो हे। बिजली के विशाल बोल्टों के भयानक शक्ति के साथ फटने से शैतानी हंसी फूट पड़ी और तुरंत जेरास पर टूट पड़ी। धमाका। तुरंत विशाल जेल संरचना को ऐसा लगा जैसे किसी टाइटन ने सीधे टक्कर मार दी हो, क्योंकि यह तुरंत टुकड़ों में बिखर गई और तुरंत दूर तक धंस गई। धूल हवा में उड़ गई और सभी की निगाहें अवरुद्ध हो गईं। कदम, लेकिन समूह के पास अपनी सांस को आराम देने का भी समय नहीं था क्योंकि उन्होंने देखा कि धुएं के भीतर एक प्रमुख छाया थी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। कुछ ही सेकंड में उनके सामने आ गई। असंभव। इवीर ने चौंक कर दहाड़ लगाई क्योंकि उसने शैतानी आकृति को देखा जो सीधे खड़ी थी और उसके शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था और उसकी दुष्ट मुस्कान एक बार भी नहीं गई। आंख के बदले आंख, क्या आप सभी सहमत नहीं हैं? जेरास ने मुस्कुराते हुए कहा और तुरंत ही उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई और वह तुरंत ही इविर के सामने आ गया, जो कि वर्तमान में एकत्रित सभी जियारन में सबसे शक्तिशाली था। उन्हें हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम ही मुश्किल से लायक हो, जेरास ने उसके कानों में कहा और तुरंत ही उसका पंजा भयानक गति से बाहर निकल आया। अंतरिक्ष पानी की तरह आगे की ओर बह रहा था, लेकिन इविर एक सेकंड भी धीमा नहीं था क्योंकि उसके दाहिने हाथ पर रूने हरी रेखाएं चमक उठीं और उसने तुरंत अपने हाथों को लपेट लिया। उसकी हथेलियों के नीचे का स्थान शक्ति के साथ बाहर की ओर टूटने से पहले टुकड़ों में बिखर गया। धमाका। लहरदार शॉकवेव ने तुरंत ही सभी जियारन को हवा में उड़ा दिया क्योंकि टक्कर के बिंदु पर नीचे का स्थान टुकड़ों में बिखर गया और कांच के तीखे टुकड़े आसानी से आसपास के जियारन को चुभ गए। एक और विनाशकारी विस्फोट हुआ जब जेरा ने एक बार फिर अपने पंजे को बेतहाशा तोड़ दिया और तुरंत ही ईवीर ने भी एक और हरी मुट्ठी से अपना मुंह तोड़ दिया। शॉकवेव ने उस जगह पर मौजूद जियारन के दूसरे समूह को चीर दिया। अंतरिक्ष पागलपन से फैल गया और लगातार विस्फोट हुआ क्योंकि पंजे और मुट्ठियां एक साथ बंद हो गईं।
प्रत्येक ने एक दूसरे को बलपूर्वक दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी 1 इंच भी नहीं हिला, जिससे पता चला कि वे समान रूप से मेल खाते थे। ज़ेरा की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और तुरंत उसकी तीखी पूंछ अचानक भयानक गति से ईवीर की ओर आगे बढ़ी और पलक झपकने से पहले ही उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गई। काबूम! पूरी दुनिया अचानक घूमने लगी जब ईवीर ने महसूस किया कि पूंछ उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई है, जासूस उसकी गर्दन में घुस रहा है, और अगले ही पल उसने जमीन पर धंसने से पहले अपने पैरों को बलपूर्वक उठाया और अगले ही पल वह अनियंत्रित रूप से कई इमारतों से टकरा गया। बूम! ज़ेरस ने मुस्कुराते हुए देखा कि कैसे ईवीर को कई इमारतों में घुसने के लिए भेजा गया जो पुरानी मिट्टी की तरह ढह गईं, जिससे इमारत के अंदर मौजूद जियारन पेस्ट में बदल गए। धीरे धीरे उसने अपना ध्यान जेल के पहरेदारों की ओर लगाया जो अभी भी उसके आसपास थे, जिनके चेहरे तुरंत बदल गए जब उसने उन पर नजर डाली और उन सभी ने तुरंत अपने बिजली के भालों से गोली चला दी। बूम! बूम! इसके बाद जो हुआ वह एक पागल हत्या की होड़ थी, क्योंकि सिर तरबूज की तरह फट गए और जियारन को उग्र शैतान ने कई टुकड़ों में फाड़ दिया, जिसका हर वार आत्माओं की भीड़ को काटता था और उसे बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता था। ज़ेरस अविश्वसनीय रूप से तेज था, इतना कि वह उनके सामने तुरंत पहुंच सकता था इससे पहले कि वे अपने हथियार पर ट्रिगर खींच सकें, और जब बिजली उस पर गिरी तो केवल उसके कपड़े जल गए और लाल तराजू पर एक भी झुलसने का निशान नहीं था। हवा में विस्फोटक रूप से दरार पड़ गई और अंतरिक्ष टुकड़ों में बिखर गया, क्योंकि एक अत्यंत शक्तिशाली हरे रंग की रोशनी से चमकती हुई आकृति तुरंत भयावह गति से आगे की ओर चमकी। आंखें गरजती हुई हरे रंग की रोशनी से चमक रही थीं। धमाका! एविर के रास्ते में आने वाली हर चीज उसकी विस्फोटक गति से नष्ट हो गई, क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी। वह जितनी तेजी से भाग सकता था भाग गया। 20 सेकंड से भी कम समय में वह वापस जेल में पहुंच गया जहां से उसे भेजा गया था, लेकिन वह दृश्य को देखते हुए गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। मृत शरीरों के ढेर के बीच खड़ा, जिन्हें सबसे क्रूर तरीके से फाड़ दिया गया था, कोई और नहीं बल्कि सफ़ेद बालों वाला शैतान जूते की दुम उसके पीछे नाच रही थी और लाश को और भी टुकड़ों में काट रही थी। मौजूद लगभग 300 गार्ड मर चुके थे। बहुत समय लग गया। एवन ने देखा कि युवक धीरे धीरे अपने समुद्र की ओर बढ़ा और अपनी बाहों पर लगे खून को एक तरफ कर दिया तो उसके कानों से कर्कश आवाज निकली। तुम कमीने! एवन ने अपने दांतों के बीच से कहा। जब उसने ज़ेरास को देखा, दोनों नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए। और एक दिलचस्प मुस्कुराहट के साथ ज़ेरास ने देखा कि कैसे एवा के चेहरे से हरी रोशनी और भी चमक उठी और एवा के शरीर पर 1000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने वाली एक विशाल प्रेत छवि दिखाई दी। प्रेत को देखते हुए छवि एक प्राचीन योद्धा की थी जो मुस्कुराहट में लिपटा हुआ था और अपने हाथों पर एक गॉन्टलेट पहने हुए था। तुम अपने नृशंस-कृत्य के लिए अनंत काल तक दंडित रहोगे, तुम नीच हो। ज़ेरा के कानों में ये दहाड़ गूंज उठी जब उसने प्रेत छवि को आकार में छोटा होते और एवा के शरीर के चारों ओर इकट्ठा होते देखा। तुरंत एवा अब एक प्रेत प्राचीन कवच में बदल गया और उसके हाथों के चारों ओर विनाशकारी हरे रंग की रूनिक रेखाओं से भरे अजीब हरे गॉन्टलेट थे। वास्तव में एक दिलचस्प परिवर्तन। तुम और भी हरे हो गए हो, ज़ेरा ने इसके बजाय मजाक किया और ठीक ईवीर की आंखों के सामने उसने असंभव को घटित होते देखा। खेल के बारे में क्या ख्याल है? कभी एक बहुत ही रोचक खेल। अगर तुम खेल जीत गए तो मैं खुद को समर्पित कर दूंगा और तुम्हें मेरे साथ जो चाहे करने दूंगा, ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि ईवीर ने अपने पैरों की मांसपेशियों को कस लिया और अपने जीवन में अब तक की सबसे विस्फोटक गति के लिए तैयार हो गया। इस खेल की अवधि 30 मिनट तक चलती है और उस अवधि के दौरान तुम्हें बस इतना करना है कि मुझे तुम्हारे 1000 लोगों को मारने से रोकना है, फिर मैं खुद को समर्पित कर दूंगा, ज़ेरास ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही ईवीर का चेहरा बदल गया और वह तुरंत ज़ेरास के सामने प्रकट हुआ, उसके हाथ पहले से ही उसके सिर की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वह चौंक गया जब उसने देखा कि उसके हाथ पतली हवा के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे थे और ज़ेरा का शरीर अचानक कणों में बदल गया और वह एक चूहा बन गया। क्या? अपनी गति को रोकने के लिए ज़मीन पर फिसलते हुए वह चूहे की ओर देखने के लिए मुड़ा जो दोनों पैरों पर खड़ा था और अपने हाथों से ताली बजा रहा था। हमारा खेल अब शुरू होता है, ईवीर, चूहे ने उससे कहा और ईवीर ने उसे नहर में घुसते हुए देखा और गटर में गायब हो गया।